गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 3 रासायनिक बलगतिकी में 7वां लेक्चर अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले के जो 6 वीडियो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ताप पर निर्भरता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता क्या होती है। हमें पता है कि जब हम किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके टक्करों की संख्या बढ़ती है और टक्करों की संख्या बढ़ने पर प्रोडक्ट हमारा जो है जल्दी जल्दी प्राप्त होता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का जब हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इससे अभिकारक जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाने पर वो इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और मूव करने से उनमें टक्कर होती है, जिससे इनके टक्करों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग करके पता लगाया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाते हैं, ठीक, जब ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसका जो वेग है वो लगभग 2 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उसका वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। आगे है ताप गुणांक, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक, ताप गुणांक क्या होता है, तो किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतराल पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतराल पर वेग स्थिरांक का जो अनुपात होता है उसे हम तापीय गुणांक या ताप गुणांक कहते हैं। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर से वेग स्थिरांकों के अनुपात को उस अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया का हम वेग स्थिरांक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वेग स्थिरांक। ठीक है, और वेग स्थिरांक को हम क्या करते हैं, केटी से, किसी ताप पर उसका वेग स्थिरांक हमने निकाला, वो हो गया हमारा केटी। अब उसका ताप जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ा दे रहे हैं, तो ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर फिर उसका हम वेग गुणांक निकाल रहे हैं। ठीक है, अर्थात कि टी डिग्री पे हमने जो है, टी डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाला केटी, और टेम्परेचर में 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर हमारा T+10 हो गया। उस कंडीशन में हमने वेग स्थिरांक निकाला KT+10। ठीक, और दोनों का जो रेशियो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, ताप गुणांक, वही कहलाएगा ताप गुणांक। तो ताप गुणांक इक्वल टू हो जाएगा हमारा KT, मतलब टी समय में वेग स्थिरांक, और ये हर में हो जाएगा, और बटे अंश में हो जाएगा T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक। तो अगर हमने T बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, अगर हमने T बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो ये हो गया K20, और ये कितना हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा K30। ठीक, या अगर हमने T 35 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो ऊपर वाला जो हमारा T+10 हो कितना हो जाएगा, K45। या अगर हमने K40 लिया तो ऊपर वाला हमारा कितना हो जाएगा, K50। और यह लगभग जो है 2 से 3 गुना, कितने, 2 से 3 गुना हो जाता है। मतलब ये जो हम निकाल रहे हैं यही हमारा तापीय गुणांक है। ठीक, और ये जो तापीय गुणांक है ये बढ़ के लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है। मतलब बहुत सी अभिक्रियाओं के लिए जब ये ज्ञात किया गया तो देखा गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर तापीय गुणांक 2 से 3 गुना हो जाता है। ताप के इस प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस। ठीक, आर्हेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसमें K = E - EA/RT, जहाँ K आपका है वेग स्थिरांक, A है आर्हेनियस गुणक या जिसे हम आवृत्ति गुणक कहते हैं, EA है आपका सक्रिय ऊर्जा, R है गैस नियतांक जिसकी वैल्यू 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल होता है, और T है आपका परम ताप। ठीक, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आपका परम ताप मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो EA/RT क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस कंडीशन में
ए की पावर माइनस ई ए अपन आर टी बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा, तो के बढ़ेगा, के क्या होगा आपका बढ़ेगा, मतलब वेग स्थिरांक क्या हो गया बढ़ेगा। और जब वेग स्थिरांक के बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका जो है अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्हेनियस ने जो ये इक्वेशन दिया है के बराबर ए ई माइनस ई ए अपन आर टी, तो यहाँ पे जब टी का मान बढ़ेगा तो माइनस सॉरी ई ए अपन आर टी का मान क्या होगा, घटेगा। और जब ई ए अपन आर टी का मान घटेगा तो एक ए ई की पावर जो माइनस ई ए अपन आर टी है ये इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा और अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक हेडिंग देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आलेख हमने खींचा है। तो यहाँ पे हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया ये, और ये ले लिया हमने वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने अभिक्रिया निर्देशांक को दर्शाया और वाई एक्सिस पर हमने स्थितिज ऊर्जा को बढ़ते क्रम में दर्शाया है। ठीक, हमने एक इक्वेशन ले लिया H2 + I2 = 2HI। H2 + I2 अभी जो हमारे अभिकारक के अणु हैं, यहाँ पे हमने इसको A मान लिया, यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, A मान लिया। H2 + I2 हो गया। अभी हमने इसे हाइड्रोजन और आयोडीन को अभी हमने बर्तन में रखा है, तो जिस कंडीशन अभी ये अभिक्रिया शुरू नहीं किए हैं, अभी ये केवल पात्र में रखे हैं, तो इस समय जो इनकी ऊर्जा है उसको हमने माना सामान्य ऊर्जा। ठीक, इनकी जो सामान्य ऊर्जा है वो यहाँ से है। ठीक, इतनी है। अब इन्हें जब अभिक्रिया करेंगे ये, तो अभिक्रिया करने के लिए इन्हें अपनी ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये अपनी ऊर्जा यहाँ तक बढ़ाएंगे तब ये अभिक्रिया करना शुरू करेंगे। ठीक, तो अभिक्रिया करने के लिए जो ऊर्जा ये बढ़ाएंगे यहाँ तक, उस ऊर्जा को हमने मान लिया ये दहली ऊर्जा। ये हमने मान लिया ये दहली ऊर्जा है, जिसको हमने टी से क्या किया है, प्रदर्शित किया है। अब जब H2 और I2 को दोनों को पात्र में रखा गया तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराना शुरू करेंगे, टक्कर करेंगे। ठीक, टक्कर करने के बाद ये क्या करेंगे, ये अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ये अपनी ऊर्जा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ताकि रिएक्शन कर सकें। तो ये अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे दहली ऊर्जा तक, और जब अभिकारक के अणु सामान्य ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक बढ़ाने के लिए उन्हें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, सामान्य ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए उन्हें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, और इसको डिफाइन करते हैं ई ए से। तो अब ये जो अणु है ये सक्रियण ऊर्जा के तहत यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे दहली ऊर्जा तक। ठीक, जब ये दहली ऊर्जा तक पहुँचेंगे तो इनके बीच के जो बॉन्ड होंगे, जैसे हाइड्रोजन का H2 है तो H2 के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कमज़ोर होगा। ठीक, वो कमज़ोर होता जाएगा। इस तरीके से I2 के बीच के जो बॉन्ड हैं वो भी क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, और नए बॉन्ड बनना शुरू करेंगे। जैसे अब नया जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बनना शुरू होगा, बनेगा नहीं, बनना क्या होगा, पूरी तरीके से बना नहीं है, बनना शुरू होगा। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड क्या होंगे, कमज़ोर होके टूटना शुरू करेंगे, और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच नए नए बॉन्ड क्या होंगे, बनना शुरू करेंगे। ठीक, इस अवस्था को हम कहते हैं अस्थायी मध्यवर्ती। ठीक है, जिसमें जो इसको या सक्रियत संकुल भी कहते हैं, और यह जो अवस्था होती है ये क्षणिक होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, क्षणिक अस्तित्व की होती है। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि ये एनर्जी यहाँ तक ऐसे आएगी, और जब ये एनर्जी फिर यहाँ आएगी तो यहाँ हमारा उत्पाद बनना शुरू होगा। ठीक, ये क्या बनना शुरू होगा, उत्पाद बनना शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारा उत्पाद क्या बनेगा, तो आपको पता है उत्पाद हमारा प्राप्त हो रहा है 2HI, तो ये हमारा उत्पाद बना 2HI। ठीक, इसको हमने यहाँ पे B से डिफाइन किया है। अब अगर हम सामान्य ऊर्जा मतलब A और B के बीच डिफरेंस देखें तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन, जिसे हम डेल्टा एच से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये जो बीच वाला है ये है एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच। तो ये है स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आलेख ग्राफ, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बनाना आना चाहिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो
यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमने एक अभिकारक ले लिया H2 + I2 और इसकी ऊर्जा हमने यहाँ पे A, इसको सामान्य ऊर्जा माना। ठीक, अब ये सामान्य ऊर्जा जो है ये देहली ऊर्जा तक पहुँचने के लिए मतलब C तक पहुँचने के लिए जितनी ऊर्जा की इसको आवश्यकता पड़ेगी उसे हमने कहा सक्रिय ऊर्जा होती है ये। ठीक, जब ये C तक पहुँच जाती है, अपनी देहली ऊर्जा तक पहुँच जाती है, तो इनके आपस के बॉन्ड क्या होते हैं, टूटने लगते हैं और नए बॉन्ड बनने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं अस्थायी मध्यवर्ती या सक्रिय संकुल। और ये जो होती है ये बहुत क्षणिक अस्तित्व की होती है, मतलब बहुत कम समय के लिए होती है और जल्द ही इसके उत्पाद बनने लगते हैं। और ये आपका बी पॉइंट, यहाँ पे जो आपका बी है ये यहाँ पे नए उत्पाद बनने लगे। सामान्य ऊर्जा और इसके बीच में जब हम नए उत्पाद के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो ये डिफरेंस हम इसको डेल्टा ऐसे डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। अब जैसे हमने इस तरीके से डिनोट किया है कि जब अभिकारक अणुओं के पास सामान्य ऊर्जा होती है तो वो आपस में टक्करों के कारण कुछ अणुओं की ऊर्जा बढ़कर देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है। सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय ऊर्जा ये कहते हैं। देहली ऊर्जा पर अस्थायी मध्यवर्ती या सक्रिय संकुल बनता है, जिसका अस्तित्व क्षणिक होने के कारण वह तुरंत उत्पाद में बदल जाता है। ठीक, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखाया है। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा बोल्ट्जमैन व मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र। ठीक है, बोल्ट्जमैन व मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र। अब यहाँ पर भी ग्राफ में हम एक एक्स एक्सिस इधर खींचते हैं और इधर हम खींचते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने जो है Ne/Nt, ठीक है, Ne का मतलब ई ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या और T टेम्परेचर वाले अणुओं की संख्या। तो ई ऊर्जा वाले रखने वाले अणुओं का अंश जो है वो वाई एक्सिस पे है और गतिज ऊर्जा को हमने एक्स एक्सिस पे दर्शाया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने माना कि अणु की कुछ ऊर्जा है, तो हमने नॉर्मल ऊर्जा को यहाँ से ये हरा वाला जो गया है ये ग्राफ है हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड पर अणुओं की ऊर्जा। तो इसका ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ग्राफ का ये हो गया अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। ठीक है, इस अणुओं की सबसे मैक्सिमम जो ऊर्जा का हाइट है ये अति संभाव्य गतिज ऊर्जा है इनकी। ठीक, और हमने यहाँ पे बना लिया सक्रिय ऊर्जा, इसकी सक्रिय ऊर्जा यहाँ पर है। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने क्या किया था, कहा था कि जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है बढ़ा देते हैं, सामान्य ताप में जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। इसी को चेक करने के लिए इन्होंने ये वितरण वक्र दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने टेम्परेचर, ये आपका सक्रिय ऊर्जा है, अब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया तो जो अणुओं की पहले ये आपकी ऊर्जा थी, जो सक्रिय ऊर्जा अणुओं की ये थी, मतलब अधिक ऊर्जा वाले जो अणु ये थे, अब इनकी जो ऊर्जा है वो क्या हो गई, दोगुनी हो गई। ये दूसरा ग्राफ ये आपका है, जब टेम्परेचर कितना बढ़ा, T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, तो देखिए जो अब अणुओं की ऊर्जा थी वो कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई ये पूरा। तो अणुओं की ऊर्जा में दोगुनी वृद्धि हुई। ठीक है, दोगुना हो गया। तो यही ये दिखा रहे हैं कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि होती है तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो मतलब अभिक्रिया जो वेग होता है वो 2 गुना हो जाता है। तो इसी अभिक्रिया के वेग का 2 गुना होना बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने एक ऊर्जा वितरण वक्र के द्वारा दर्शाया। ठीक, अतः ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से E से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की जो संख्या है वो लगभग 2 गुनी हो जाती है और अभिक्रिया का वेग भी लगभग 2 गुना हो जाता है। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, ये है log K2/K1, ये वेग स्थिरांक है। K1 आपका है T डिग्री सेंटीग्रेड पे और K2 है T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, इक्वल टू EA/2.303 R। ये है आपका सक्रिय ऊर्जा, R है गैस नियतांक, ब्रैकेट में T2 - T1/T1 T2। तो इस फार्मूले पे
बोर्ड के पेपर में सवाल पूछा जाता है। ये फार्मूला याद होना चाहिए। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी आपको लगवाया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।